नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। कोटा बूंदी द्वारे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जन सुनवाई में सुनी समस्याएं, विकास कार्यों को दी प्राथमिकता। कोटा बूंदी प्रवास के दौरान ओम बिरला ने अपने कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत, स्थानीय और विकास से जुड़ी समस्याएं लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में नागरिकों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं और मांगों से लोकसभा अध्यक्ष को अवगत कराया। इस पर ओम बिरला ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब भी वे क्षेत्र के दौरे पर आते हैं तो प्राथमिकता के आधार पर आमजन की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। विकास कार्यों का जिक्र करते हुए ओम बिरला ने बताया कि एशिया की सबसे बड़ी भामाशाह मंडी का जल्द विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही कोटा को एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री का बड़ा हब बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में कोटा में फल उद्यान की एक बड़ी मंडी विकसित की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। साथ ही कोटा बूंदी कॉरिडोर के जरिए कृषि उत्पादों को अन्य क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाने की योजना पर भी कार्य जारी है। कोटा से बड़ी खबर सामने आई है। शहर में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। तेल कंपनियों ने 2 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। अब कोटा में प्रीमियम पेट्रोल की नई कीमत 113 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि पहले यह 111 रुपए 78 पैसे में मिल रहा था। हालांकि राहत की बात यह है कि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक तनाव इसका मुख्य कारण है। प्रीमियम पेट्रोल, जिसका ऑक्टेन नंबर 95 या उससे ज्यादा होता है, हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए बेहतर माना जाता है। ये इंजन की पावर, पिकअप और लाइफ बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन इस बढ़ोतरी का सीधा असर उन लोगों की जेब पर पड़ेगा जो नियमित रूप से प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना होगा कि आगे कीमतों में और बदलाव होता है या नहीं। कोटा शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुमानपुरा थाना क्षेत्र के संजय नगर पुलिया के नीचे एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बोरखेड़ा निवासी रिंकू लोधा के रूप में हुई है, जो 18 मार्च से लापता बताया जा रहा था। परिजनों और दोस्तों द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। इसी दौरान 19 मार्च को उसका शव पुलिया के नीचे मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के दोस्तों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि रिंकू का कुछ लोगों के साथ पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही एक महिला पर धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। इधर पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जो मेडिकल बोर्ड द्वारा कराया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस संबंधित लोगों से पूछताछ में जुटी हुई है। कोटा में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत मई से दौड़ेंगी 100 ई बसें। पुरानी सिटी बसें हटेंगी रूट से। कोटा शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत शहर में नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिनकी शुरुआत मई महीने से होने की संभावना है। इन बसों के संचालन के साथ ही वर्तमान में चल रही सिटी बसों को धीरे धीरे रूट से हटा दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कोटा में कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें लाई जानी हैं, जो एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चरणों फेज में शहर में आएंगी। इनमें ज्यादातर छोटी बसें होंगी, जिससे शहर के अंदरूनी और संकरे इलाकों में भी सुगमता से संचालन किया जा सकेगा। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए सुभाष नगर क्षेत्र में बस स्टॉप और चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इन कार्यों को 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर इंटरमीडिएट चार्जिंग स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन चार्जिंग स्टेशनों की मदद से अगर कोई बस निर्धारित दूरी से अधिक चल जाती है या बीच रास्ते में चार्जिंग की जरूरत पड़ती है तो उसे वहीं चार्ज किया जा सकेगा। ये स्टेशन बस संचालन करने वाली कंपनी द्वारा तय स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। बसों के संचालन को लेकर यह भी तय किया गया है कि ड्राइवर बस उपलब्ध कराने वाली कंपनी के होंगे, जबकि अन्य स्टाफ संविदा फर्म के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के आने से न सिर्फ शहर में प्रदूषण कम होगा, बल्कि यात्रियों को भी आधुनिक और बेहतर सुविधाओं वाली परिवहन सेवा मिल सकेगी। कोटा में इन दिनों घरेलू गैस का संकट गहराता जा रहा है। शहर की गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। बजरंग नगर के रहने वाले लेखराज सुमन ने बताया कि उन्होंने 16 फरवरी को गैस सिलेंडर बुक कराया था, लेकिन हफ्तों बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। वहीं उनके जैसे कई उपभोक्ता रोजाना एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं, घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। गैस की इस कमी का असर अब लोगों के घरेलू कामकाज पर साफ दिख रहा है, जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर की कई गैस एजेंसियों पर यही हाल है, जहां पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से परेशानी बढ़ती जा रही है। लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है ताकि इस संकट से राहत मिल सके, लेकिन फिलहाल ना तो जिम्मेदार विभाग की ओर से कोई ठोस कदम सामने आया है और ना ही गैस एजेंसियों की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब। नमस्ते भैया, मैं लिख रहा कोटा से बजरंग नंबर से 4 नंबर गली से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पर मैं गैस एजेंसी पे यानी कि अपने गैस पे सिलेंडर लेने के लिए आया था सर, तो मेरे को कई बार मना कर दिया गया। मेरी फरवरी की 16 फरवरी की यानी कि बुकिंग है, इसके बाद में मेरी कोई बुकिंग नहीं थी। पर्याप्त मैं सिलेंडर के लिए काफ़ी बुकिंग करना चाहा मोबाइल OPTP नंबर से, तो मोबाइल से बुकिंग हो नहीं रहा है। ऐसे मेरे जैसे यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं बुकिंग के लिए, यहाँ पर आके बेचबाजी और लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पर लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ के जो भी इंचार्ज बैठे हुए हैं तो उनका कोई ना है कि आप यानी कि इनका प्रयास करता रहिए, रात की 11 बजे करिए, रात के 4 बजे करिए। सर रोल टाइम 24 घंटे अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो गैस के सिलेंडर का कब बुकिंग होगी, हमें तो ये भी मालूम नहीं है। कभी कहते हैं कि 4 बजे बुकिंग कर लेना, 11 बजे बुकिंग कर लेना, आपकी बुकिंग हो जाएगी, लेकिन अभी तक 6 दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ और इनके यानी कि ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ, फिर भी यानी कि कोई बुकिंग अभी तक नहीं की गई। और यानी कि समस्या ये है कि ना ही इनको सिलेंडर दिया जा रहा है, जो तो पर्याप्त सिलेंडर होने के बाद में ये कालाबाजारी जिस तरह से कर रहे हैं और इनको यहाँ पर जो भी है तो इनके लिए विरुद्ध यानी कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। ईरान पर हो रहे हमलों को लेकर भारतीय सर्वधर्म संसद के संयोजक गुरु गोस्वामी सुशील गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रमजान जैसे पवित्र महीने में किसी भी देश पर हमला करना पूरी तरह गलत है और यह मानवता के खिलाफ है। गोस्वामी सुशील गिरी ने दुख जताते हुए कहा कि इन हमलों में मासूम बच्चे भी शिकार हो रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक और दर्दनाक है। उन्होंने रमजान और नवरात्रि का उदाहरण देते हुए कहा, ये दोनों ही आस्था और भक्ति के पर्व हैं, जहां लोग भगवान और अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसे समय में युद्ध जैसी घटनाएं बिल्कुल भी उचित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और यही हमारी सनातन संस्कृति की पहचान है। आगे उन्होंने चेतावनी दी कि जब इंसान अपने आविष्कारों का गलत इस्तेमाल करता है तो विश्व युद्ध जैसी स्थितियां पैदा होती हैं। आज दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि हाल ही में वह संतों के साथ दिल्ली स्थित ईरान दूतावास पहुंचे थे, जहां उन्होंने युद्ध में मारे गए एक मौलाना को श्रद्धांजलि दी। अंत में उन्होंने शांति और सद्भाव का संदेश देते हुए कहा, सभी धर्मों का सम्मान ही मानवता का सच्चा मार्ग है। कोटा के अयाना में तेज हवा के साथ बारिश, बेमौसम बरसात से किसानों की बड़ी चिंता। रबी फसलों को नुकसान। कोटा जिले के अयाना क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। करीब आधे घंटे तक हुई इस बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इटावा क्षेत्र से भी इसी तरह के हालात सामने आए हैं, जहां बारिश ने खेतों में खड़ी और कटी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। बारिश के चलते खेतों में रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं। सरसों, धनिया, गेहूं, मेथी और चने जैसी फसलें
या तो कटकर खेतों में पड़ी थी या पककर खड़ी थी, जिन्हें इस बारिश से व्यापक नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के कारण कई जगह फसलें गिर गईं, जिससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। किसान पहले से ही खरीफ की फसलों को अतिवृष्टि से हुए नुकसान के कारण परेशान थे और अब इस बेमौसम बारिश ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। किसानों का कहना है कि लगातार हो रहे मौसम के बदलाव से खेती पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि फसलों के नुकसान का जल्द सर्वे कराया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। फिलहाल किसान मौसम की मार से उबरने की उम्मीद में हैं। ईद उल जुहा पर कोटा में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। किशोरपुरा ईदगाह क्षेत्र में सुबह 7 से 10 बजे तक विशेष व्यवस्था। कोटा शहर में 21 मार्च 2026 को मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद उल जुहा ईद का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर किशोरपुरा ईदगाह में बड़ी संख्या में नमाजी नमाज अदा करने पहुंचेंगे। भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस ने विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। प्रशासन के अनुसार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक एरोड्राम सर्किल से ईदगाह दशहरा मैदान तक केवल नमाजियों के वाहनों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। इस दौरान अन्य सभी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। रावतभाटा रोड और केशवपुरा की ओर जाने वाले दोपहिया कार और सार्वजनिक परिवहन के वाहनों को एरोड्राम सर्किल से एयरपोर्ट के सामने होते हुए विज्ञान नगर और IL चौराहा मार्ग से डाइवर्ट किया जाएगा। वहीं रावतभाटा की तरफ से आने वाले वाहन सरस डेयरी, विद्यार्थी सर्किल और गोबरिया बावड़ी के रास्ते शहर में प्रवेश कर सकेंगे। भारी वाहनों के लिए भी अलग से रूट तय किया गया है। ये वाहन अनंतपुरा फ्लाईओवर, रावतभाटा फ्लाईओवर और हैंगिंग ब्रिज के रास्ते जयपुर और उदयपुर की ओर जा सकेंगे, जबकि 12 की ओर जाने वाले भारी वाहन नए नोहरा फ्लाईओवर से होकर गुजरेंगे। शहर के अंदर मिनी बस, ऑटो और अन्य छोटे वाहन तलवंडी चौराहा, कॉमर्स कॉलेज और विज्ञान नगर तिराहे से होकर एरोड्राम सर्किल पहुंच सकेंगे। नमाज समाप्ति के बाद घोड़े वाले चौराहे और दादाबाड़ी तिराहे से CAD सर्किल की ओर यातायात पूरी तरह बंद रहेगा और कुछ समय के लिए एक तरफा ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाएगी। कैथुनी पोल थाना क्षेत्र से किशोरपुरा गेट तक केवल दोपहिया वाहनों को अनुमति होगी, जबकि 4 पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। नमाजियों के वाहनों की पार्किंग के लिए डॉल्फिन पार्क, नए नगर निगम कार्यालय परिसर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षेत्र और दशहरा मैदान के पास विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित डायवर्जन रूट का पालन करें और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें ताकि त्योहार शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। झालावाड़ में झूलेलाल जयंती पर भव्य शोभा यात्रा। आयो लाल झूलेलाल के जयकारों से गूंजा शहर। झूलेलाल जयंती एवं चेटीचंद के पावन अवसर पर झालावाड़ में सिंधी समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा शहर के मोटर गैराज क्षेत्र से शुरू होकर प्रमुख बाजारों और मार्गों से गुजरते हुए हाउसिंग बोर्ड स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा के दौरान सिंधी समाज के युवक युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में सिंधी भजनों पर झूमते, नाचते और गाते नजर आए। पूरे मार्ग में आयो लाल झूलेलाल के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। शोभा यात्रा में भगवान झूलेलाल के बहराणा साहब की आकर्षक झांकी भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा के दौरान शहर के विभिन्न चौराहों और बाजारों में सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया और श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। मंदिर पहुंचने के बाद पल्लव, आरती और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। वहीं शाम के समय मंदिर परिसर में महाप्रसाद भंडारा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन रखा गया है, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। लाखेरी में गणगौर महोत्सव का आगाज मां नैना देवी मंदिर में भजन संध्या से शुरू हुआ। 6 दिवसीय मेला इंद्रगढ़ तहसील क्षेत्र के लाखेरी नगर में नगर पालिका द्वारा आयोजित 6 दिवसीय गणगौर महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार से हो गया है। इस पारंपरिक उत्सव की शुरुआत आमों के बगीचे के बीच स्थित मां नैना देवी मंदिर में भव्य भजन संध्या के साथ की गई। महोत्सव के पहले दिन 20 मार्च को आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भक्ति रस का आनंद लिया। इसके बाद 21 मार्च को गणगौर माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें क्षेत्र भर के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा के उपरांत आगामी 4 दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन
राजकीय सीनियर विद्यालय प्रांगण में किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक झांकियां और अन्य आकर्षक आयोजन शामिल रहेंगे। आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में भाग लेकर महोत्सव को सफल बनाने की अपील की है। यह महोत्सव क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट।